हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2. हाउ वाज इट? वाज इट इजी? वाज इट टफ? वाज इट मोर ऑफ द करंट अफेयर बेस्ड? Did it look like a GS paper, or how could you make it as in geography optional paper? I think that is one of the biggest questions we have when we solve the paper 2 question. So anywho, before we go and have a deep dive into the how was the paper, how could you have attempted it, what examples and what case studies you could have written into that, I also would like to share some information with you that on Only IAS we are starting a geography optional batch. ये बैच हिंदी में इसको समझाया जाएगा। इसके जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में होंगे और इसकी लैंग्वेज बहुत ही कॉमन डे टू डे में जो हम यूज़ करते हैं वो है। अब सीधा पॉइंट इसकी, जैसे आपने अगर पेपर 1 का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप टाइप करके भी देख सकते हो। पेपर 1 का क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड सेम फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 ऑल्सो, पेपर 2 ऑल्सो कि द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े ही जीएस टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, वाई हैज़ द एक्सट्रीम पार्टिकुलेट पोल्यूशन रिमेन्ड ए फेस्टरिंग इशू इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जीएस पेपर GS 1 के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर क्यों इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल हाई है। अब सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ऑन द सेम लाइन इज बीइंग आस्क्ड इनटू द ऑप्शनल ऑल्सो। नाउ हाउ डू यू मेक इट एन ऑप्शनल आंसर? हाउ डू यू मेक इट पर्टिकुलरली जियोग्राफी ऑप्शनल आंसर इज द ट्रिक विच यू नीड टू लर्न। सो जब हम कोर्स करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 2023 का जब कोर्स है, ये आपका 2 कोर्स है, एडवांस एंड बेसिक कोर्स। नाउ इसमें वी इंटीग्रेट द पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप पेपर 1 की सेपरेट तैयारी करोगे एंड पेपर 2 की सेपरेट तैयारी करोगे तो पॉइंट 1 इसके आपको अलग से पूरे 20 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग ह्यूमंगस टास्क। अदरवाइज अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को लिंक करते हो देन यू कैन वेरी इजीली रिलेट दैट वाई इन पेपर 1 दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड एंड इसको आप कैसे कॉन्सेप्ट से लिंक करोगे, क्योंकि पेपर 1 इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द बेसिक्स ऑफ द जियोग्राफी। एनीहो, सो बाकी कोर्स के बारे में आज हम एक जूम सेशन भी रख रहे हैं, तो उस जूम सेशन का लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। ओनली आईएएस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एंड ओनली आईएएस ज्योग्राफी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्योग्राफी ओनली आईएएस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक शेयर किया जाएगा, सो यू कैन प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू हैव द ज्योग्राफी ऑप्शनल और इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक इट, प्लीज़ ज्वाइन इट। विल हैव एन एनालिसिस ऑन हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू to have an integrated approach for paper 1 and paper 2, how you can utilize the previous year questions for your preparation, how you can make a smart strategy, and we'll also have a very detailed view of the paper 1 and paper 2 from where the questions are coming, how you can attempt it. Anywho, let's सी द क्वेश्चन पेपर। यू नो कि क्वेश्चन में आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B होता है। सेक्शन A में 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं एंड सेक्शन B के अंदर भी 4 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। उन 8 में से लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। सेक्शन A एंड सेक्शन B में 4 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो मैंडेटरी होता है। यू टोटल यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। सो 1 and 1 2 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। नाउ इन 2, 3, 4 एंड इन 2, 3, 4 you can maximum attempt 2 question from one section and you have to attempt at least 1 question from another section, which means अगर आप सेक्शन A में से 2 या 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इसमें से 2, 3 या 4 में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। आप इसमें से ये नहीं कर सकते कि 2, 3, 4 चारों क्वेश्चन मैंने सेक्शन A के कर लिए हैं। सेक्शन B में से मैंडेटरली एटलीस्ट कोई भी सेक्शन में से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेंड करने रहेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी होता है, ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है। नाउ पहला क्वेश्चन जो है पेपर 2 में वो हमेशा एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैपिंग का हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी करा था, हमने प्रीवियस ईयर के जो मैप्स थे उनको देखा था। तो इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें तरंगमबाड़ी है, माहे, बोमडिला, ढोला सादिया पुल, तला कावेरी, सतकोसिया, ढोलावीरा, सोनमर्ग, मलिक अटॉल एंड गंगा सागर, ये 10 लोकेशंस पूछी गई हैं। तो इन 10 लोकेशन के साथ में आपको इस तरह का एक मैप दिया जाता है जहाँ पे आपको ये लोकेशंस मार्क करनी होती हैं। नाउ ये लोकेशन मैंने मार्क करी है यहाँ पे, जैसे तरंगमबाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है। तला कावेरी जो है ये वो जगह है जहाँ से कावेरी का ओरिजिन होता है।
मलिका अटोल, मलिक अटोल है ये, नॉट मलिका, मलिक अटोल जो है ये अंडमान निकोबार में बिल्कुल एंड ऑफ, नॉट सॉरी अंडमान निकोबार, आई एम वेरी सॉरी, इन लक्षद्वीप एक्चुअली अटोल है। तो आप अटोल से थोड़ा सा गेस करके आप लक्षद्वीप में इसको मार्क कर सकते हो। माहे आपको पता है कि पुडुचेरी का एक पार्ट है। धोलावीरा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो दैट ऑल्सो यू कुड हैव मार्क्ड वेरी इजीली। सतकोशिया नेशनल पार्क के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये हमारा एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू रीड इन द प्रीलिम्स, सो दैट इज इन उड़ीसा, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। धोला सादिया ब्रिज, जिसे कि which connects the Assam and Arunachal, it's a beam bridge जिसकी जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग सेरेमनी। ये ब्रह्मपुत्र रिवर, लोहित रिवर के ऊपर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र वो तब कहलाती है थोड़ा नीचे जाके। तो काफ़ी लंबा ब्रिज है, काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है ये। बोमडिला ये अरुणाचल के अंदर है, और गंगा सागर लास्ट में एक छोटा सा ये जो सेडिमेंट्री आइलैंड है, ये रिवर आइलैंड है यहाँ पे नीचे, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे गंगा अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है वहाँ पे। सो ये 10 लोकेशंस पूछी गई थी इस बार। इनमें से आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है आपको पूरी 10 लोकेशन ना पता हो, बट इनमें से इस बार लोकेशंस काफ़ी टफ नहीं है। आप 7 या 8 लोकेशन बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। अच्छा, कल अगर आप जूम सेशन ज्वाइन करते हो, विल ऑल्सो सी कि आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें आपको लोकेशंस दिखने के साथ में आपको थोड़ा सा कंटेंट भी लिखना होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, फिजिकल, कमर्शियल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, एनीथिंग सम सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लोकेशंस यू वुड हैव टू मेंशन, एंड दैट जस्ट इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, सो इट इज़ जस्ट हार्डली 3 लाइन्स और 2 लाइन्स, सो दैट्स योर एकदम फ्री फोकट के 2 मार्क, एंड 2 into 10 दैट इज 20 मार्क्स, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये पूछा गया है, वाई हैज़ एक्सट्रीम पार्टिकुलेट पोल्यूशन रिमेन्ड अ फेस्टिंग इशू इन दिल्ली एनसीआर रीजन। एज आई टोल्ड यू कि दिस क्वेश्चन वॉज ऑलरेडी आस्क्ड इनटू GS 1, ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन में पूछा गया था ये। बट आप जब आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली के लिए, दैट ऑल्सो ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर, तो आपको काफ़ी सारे इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लाने पड़ेंगे। नाउ हाउ वुड यू डू दैट? दिल्ली का लोकेशन कहाँ पे है? समवेयर अराउंड हियर। नाउ यहाँ पे पर्टिकुलरली आप बात कर सकते हो कि विंटर के अंदर आप और समर के अंदर आप दोनों बात कर सकते हो। तो विंटर के अंदर दिल्ली जो है एक बाउल की तरह बन जाता है। पंजाब हरियाणा में जो डबल बर्निंग होती है उसकी विंड यहाँ पे आती है। सो ऑल द विंड्स आर कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली, बट यहाँ से जो आउटलेट है वो नहीं होता है। विंड स्पीड बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन डिसिपेट नहीं हो पाता है, ठीक है। नाउ इस तरीके से कुछ आप ज्योग्राफिकल, कुछ आप मेट्रोलॉजिकल रीजन बताओगे यहाँ पे, एंड देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। देन ऑल्सो यू कैन कंपेयर दिस विद द लोकेशन ऑफ चेन्नई ऑल्सो, यू कैन कंपेयर इट विद द लोकेशन ऑफ कोलकाता ऑल्सो, कि हाउ दीज आर द कोस्टल एरियाज हैव द ऑलमोस्ट इक्वल लेवल ऑफ पोल्यूशन लाइक दिल्ली, बट स्टिल इनमें दिल्ली जितना फेस्टिंग इशू नहीं है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से जो लंदन सी ब्रिज निकलती है उससे पोल्यूशन लेवल डिसिपेट हो जाता है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, राइट। एंड ऑल्सो यू विल हैव टू पुट द मैप ऑल्सो, अगर आप पुट कर सकते हो, इफ़ यू कैन शो द विंड कमिंग टूवर्ड्स द दिल्ली इनटू द विंटर सीजन, कौन सी विंड आ रही है, तो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की। नाउ फ्लोरा एंड फोना विच मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स का जो अडेप्शन होता है, कि जो डाइवर्सिटी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन दी फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। हिमालयाज़ के अंदर, पेनिनसुला के अंदर, एरिड रीजन के अंदर एंड द प्लेट्यू रीजन के अंदर, कोस्टल एरियाज़ के अंदर, द ओशनिक एक्वेटिक एरिया के अंदर। फिजियोग्राफी में चलो हम एक्वेटिक में नहीं जाएंगे, बट किस तरीके से क्लाइमेट के चेंज में, चाहे एरिड हो, टेम्परेट हो, ट्रॉपिकल हो, किस तरीके से फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट के साथ में डिफरेंट तरह की प्लांट स्पीशीज़, डिफरेंट तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट। नाउ अगेन वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज। आप इंडिया का मैप बनाओगे, आप इंडिया की फिजियोग्राफी दिखाओगे, आप इंडिया में कोपन क्लासिफिकेशन दिखाओगे, and then you will mention about the different flora and fauna there, right? Then the fourth question, again a very simple question, the process of desertification leads to soil desiccation and सॉइल लॉस। एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या, सॉइल डेसिकेशन क्या होता है? ये होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ो इसे, मृदा जल सूक्षण, विच मीन्स कि जब मृदा में से, विच मीन्स सॉइल में से जो सॉइल मॉइस्चर है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। नाउ सॉइल मॉइस्चर कब कम होगा? जब उसको प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा, जब वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी और कंटिन्यूसली इवोपरेशन होता रहेगा, तो सॉइल मॉइस्चर का लेवल कम होता रहेगा। सॉइल मॉइस्चर का लेवल कम होगा, इसका मतलब क्या है?
कि प्लांट को पानी नहीं मिलेगा एंड वहाँ पे सॉइल लैंड डिग्रेडेशन का जो चलता रहेगा विच फर्दर विल लीड इनटू द डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो. नाउ दीज टू थिंग्स, डेजर्टिफिकेशन, हाउ डेजर्टिफिकेशन इज लीडिंग. डेजर्टिफिकेशन में क्या हुआ है कि आपका जो फर्टाइल लैंड है वो इनफर्टाइल होता जाता है. ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जो डेजर्ट एरिया है वो आगे की तरफ एक्सपेंड हो रहा है. इसका मतलब ये होता है कि एरिड सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. फर्टाइल सॉइल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इनफर्टाइल सॉइल. तो वहाँ पे इनफर्टाइल सॉइल होने की वजह से किस तरीके से सॉइल डेसिकेशन एंड सॉइल लॉस हो रहा है, क्योंकि व्हाट इज़ हैपनिंग कि यू डोंट हैव द प्लांटेशन हियर. और प्लांट की क्या अहमियत होती है to control the soil loss or the soil erosion which we are particularly talking about, कि plant बहुत like let's just take a very very simple example of how the plants help into stopping the or reducing the soil erosion. Okay, let's see कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है. अब इमेजिन अ सिचुएशन कि आप एक यहाँ पे खड़े हो, पेड़ के बिल्कुल नीचे नहीं हो, और आप एक पेड़ के नीचे खड़े हो. अगर आप पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो, बिल्कुल ओपन में खड़े हो, तो आप ये महसूस करोगे कि पानी की बूंदें सीधी आपकी बॉडी पे गिर रही है एंड यू आर गेटिंग हिट. सिमिलरली जब ये पानी की बूंदें यहाँ पे सॉइल पे फॉल होती है तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट होता है. दिस इज़ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी. उसकी वजह से जो सॉइल का टॉप सॉइल लेयर होता है ये लूजन अप हो जाता है. फिर रन ऑफ में ये जो लूजन अप सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये बह जाते हैं एंड दैट इज़ व्हाट कॉजेज द शीट इरोजन, दैट इज़ व्हाट कॉजेज द रिले इरोजन. बट इफ़ देर आर प्लांट्स, तो एक तो इनकी जो रूट्स होती हैं, आप कभी भी ज़मीन में से अगर छोटा सा भी पौधा उखाड़ के देखोगे, अगर जब तक ज़रूरी ना हो, वीड ना हो, मत उखाड़ना. आप उखाड़ के देखोगे, यू विल सी कि इसकी रूट्स में मिट्टी बाइंड है. तो जब बड़ा पेड़ होगा या कोई भी प्लांट होगा या कोई भी ग्रास होगी तो उसकी रूट्स में मिट्टी बाइंडेड रहेगी. दैट इज़ वन पॉइंट. सेकंड, बारिश में आपने ये नोटिस भी करा होगा कि आप जनरली पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हो, बहुत तेज़ बारिश भी आ रही है तो भी आपको बारिश बहुत छन छन के आती है. मतलब यू डोंट गेट डायरेक्टली हिट बाय द रेन वाटर. सो दीज आर द एरियल स्ट्रीमलेट्स. नाउ ये जो एरियल स्ट्रीमलेट्स होते हैं ये बहुत ही बारीकी से जब ज़मीन पे गिरते हैं तो ये मिट्टी को इतना हिट नहीं करते हैं, टॉप सॉइल को लूज नहीं होने देते हैं. दे कीप इट स्टैटिक. तो दैट इज़ हाउ द प्लांटेशंस और द प्लांट्स, फॉरेस्टेशन की जो हम बात करते हैं, ये इस तरीके से सॉइल इरोजन को रोकता है. अनदर थिंग इज इट गिव्स यू द ऑर्गेनिक मैन्योर ऑल्सो एंड इस तरीके से ये पूरा सॉइल डेसिकेशन एंड सॉइल लॉस को रोकता है. तो आपको इसका ऑपोजिट समझाना है कि डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को लीड कर रहा है. ठीक है, दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. Coming to question number 2, critically examine the factor affecting the unpredictability of southwest monsoon system in India. भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रणाली की अनिश्चितता को प्रभावित करने वाले कारकों का एक्सप्लेन करो. क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब कि जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. नाउ देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. नाउ आप जब साउथ वेस्ट मानसून की बात करोगे, इसको हटा देते हैं यहाँ पे. इमेजिन साउथ वेस्ट मानसून हमारा कहाँ से आ रहा है, हमारा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा अल नीनो का, इम्पैक्ट पड़ेगा लानीना का. एंड राइट नाउ यू कैन सी कि वी आर गोइंग थ्रू द ट्रिपल डिप लानीना, सो दैट इज ऑल्सो हैविंग इम्पैक्ट. यू कैन सी कि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है हर जगह पे, सो दैट इज अनदर इम्पैक्ट. देन वी हैव दी MOD, Madden-Julian oscillation, Madden-Julian oscillation is another thing which we are having. Then the low pressures are which are being created. अब आपको पता होगा कि जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती है, साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है एंड दे बाइफरकेट इनटू टू, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन ब्रांच. देन दे कोलाइड एट दी पंजाब प्लेन्स, सतलज प्लेन. नाउ यहाँ पे सतलज प्लेन पे क्यों कोलाइड होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है विच अट्रैक्ट विंड फ्रॉम सच अ फार अवे एरिया. बट अभी पोल्यूशन की वजह से या फिर जो लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, लैंड कवर में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से रिसेंटली देयर वाज अ रिपोर्ट कि बिकॉज द पार्टिकुलेट पोल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर हियर इज़ बीइंग इंक्रीज्ड, इसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं वो डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं पहुंचते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. रिफ्लेक्शन इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ वाई दिस लो प्रेशर एरिया इज़ नॉट बीइंग क्रिएटेड. इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे बारिश काफ़ी जो पैटर्न है बारिश का वो काफ़ी चेंज हो रहा है.
सो सिमिलरली यू विल पुट इनटू अनदर एग्जांपल्स ऑल्सो कि किस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब आप मेडेंजुलिन ऑक्सीलेशन की, अल नीनो की, ला नीना की बात करोगे, या फिर आप हाई प्रेशर मेस्करीन हाई की बात करोगे, ये सारी चीज़ें आपको बात करनी पड़ेगी। आप मेस्करीन हाई की बात करोगे, आप तिब्बतियन हाई प्रेशर, लो प्रेशर की बात करोगे, ऑल दीज थिंग्स। एंड देन अगेन यस, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट, you'll also have to talk about the subtropical jet streams, westerly jet stream and easterly jet stream, very very important role played by these things. And then again please include the role of climate change, the role of pollution into that, so that will give a current example to this question also. ठीक है, coming to next question, the peninsular location of India provides scopes for harnessing non-conventional energy resources, discuss with example. अब अगेन ये क्वेश्चन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट सडनली अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। नाउ पेनिनसुलर लोकेशन के अंदर हम पूरा पेनिनसुलर इंडिया की ट्राइंगल हम बनाते हैं, हिमालयस के नीचे हम गेंजेटिक प्लेन्स के नीचे जो हम बनाते हैं, हम उससे ऊपर की बात करेंगे, राजस्थान से लेके आसाम तक बात करेंगे पेनिनसुलर लोकेशन की। नाउ अब यहाँ पे आप डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की, विच इज़ आप सोलर एनर्जी की बात करोगे, टाइडल एनर्जी की बात करोगे, विंड एनर्जी की बात करोगे, थर्मल एनर्जी की बात करोगे, ओशन एनर्जी की बात करोगे, ऑल दीज थिंग्स यू विल टॉक अबाउट। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि जैसे राजस्थान के अंदर आप हाइड्रो एनर्जी नहीं जनरेट कर पाओगे, बट यू वुड हैव अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ द सोलर एनर्जी। सिमिलरली आप तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, देन यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आसाम के अंदर जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यू विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज अगेन ए वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट आप इसमें मैप बना के लोकेशंस को दिखा के यू हैव टू बी अ लिटिल स्पेसिफिक कि गुजरात के अंदर जब हम टाइडल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, सो दैट कैन नॉट हैपन इनटू समथिंग एल्स, सो यू कैन पुट एग्जांपल ऑफ दैट। हम विंड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, हम विंड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, ऑन शोर एंड ऑफ शोर बोथ थिंग्स, सो दैट ऑल्सो यू कैन मैंशन इन हियर। ठीक है, सो दिस इज हाउ it's not a very lengthy question, just a 15 marks question, so you can very easily put a lot of things into that. Then we have another question, groundwater contamination is the fast expanding urban landscape of India appears to have become a major public health issue. बेसिकली आपसे ये ग्राउंड वाटर कंटेनिमेशन की बात कर रहा है। नाउ इस क्वेश्चन का पर्पस समझने की कोशिश करो। लास्ट पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि किस तरीके से जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे रिसोर्स क्रंच हो रहा है। रिसोर्स क्रंच को मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, जो स्पेसिफिकली पूछा गया था कि हाउसिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है। वी रिमेंबर दैट वाज ए क्वेश्चन देयर। तो यहाँ पे जब आपको ग्राउंड वाटर कंटेनिमेशन के बारे में पूछा गया है, फर्स्ट यू विल हैव टू से कि अर्बन एरियाज़ के एक्सपेंड होने से ग्राउंड वाटर कंटेनिमेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। अब इस पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्स क्रंच आ रहा है। अब क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज की भी ज़्यादा डिमांड होगी। अब ये रिसोर्सेज के अंदर वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज इज द वाटर। अब ये रिसोर्स किस किस के लिए चाहिए होगा, ये रिसोर्स इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए होगा, ये आसपास जो एग्रीकल्चर या पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर हो रहा है उसके लिए चाहिए होगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए। एंड देन फॉर द रेजिडेंशियल एरिया इन सब के लिए चाहिए होगा, एंड फॉर द इंस्टीट्यूशनल एरियाज ऑल्सो, इन सब के लिए वाटर की डिमांड होगी। अब वाटर की डिमांड अर्बन एरियाज़ में, रिवर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, देन द ग्राउंड वाटर विल बी एक्सट्रैक्टेड, तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा। जब ग्राउंड वाटर अपनी एक लिमिट से नीचे ओवर एक्सट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें जो नीचे का पानी बचता है वो हेविली कंटेनिमेटेड होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर कहाँ रहता है, ये 2 रॉक के बीच में रहता है। और यहाँ पे पानी में इस मिनरल में जो भी मटीरियल होता है, जो भी इस रॉक में जो भी मिनरल होता है, वो इसके अंदर घुल जाता है। दैट इज़ वॉट वन ऑफ द कंटेनिमेशन, दैट इज़ वॉट द नेचुरल कंटेनिमेशन इज़। सो इसीलिए एक एडवाइस भी करी जाती है कि अगर ग्राउंड वाटर लेवल आपका इस लेवल से नीचे चला जाता है, तो आप वहाँ पे ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अब उसमें कंटेनिमेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। बट सिंस वी आर ह्यूमन बींग्स, वी डू नॉट लाइक टू लिसन टू गुड एडवाइसेस, जो हमें नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, एंड देन वी एक्सट्रैक्ट दैट वाटर। जब ये कंटेनिमेटेड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंटेनिमेशन आता है आर्सेनिक का। आर्सेनिक का कंटेनिमेशन जो है ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, मेघालय के अंदर देखने को मिला था, अगेन बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। देन देर इज़ एन कंटेनिमेशन ऑफ यूरियम, रेडॉन, स्ट्रोनियम,
इन सब का कंटेमिनेशन इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, दीज आर रेडियो एक्टिव। और ये कहाँ मिलता है, ये जो हमारी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स होती हैं वहाँ पे इनका कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। एरिया आप लिख सकते हो आंध्र प्रदेश, आप लिख सकते हो कर्नाटका, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, आई थिंक समवेयर इन यूपी ऑल्सो, एंड आर्सेनिक ऑल्सो इन यूपी ऑल्सो, यू आर फाइंडिंग दीज कंटेमिनेशंस। अपार्ट फ्रॉम देर आर कंटेमिनेशंस, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम का कंटेमिनेशन है। अब क्रोमियम का कंटेमिनेशन जो है ये स्पेसिफिकली उड़ीसा के अंदर ही मिला है ये, और ये जो कंटेमिनेशन है ये एंथ्रोपोजेनिक रीज़न की वजह से है, तो आप ये सब मेंशन करोगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आपको सेलेनियम का कंटेमिनेशन मिलता है, ये कंटेमिनेशन मिलता है या तो इग्नियस रॉक के अंदर या फिर सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, या फिर जो एलुवियल मिट्टी होती है, जो एलुवियम होता है वहाँ पे कंटेमिनेशन मिलता है सेलियम का। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा जहाँ पे पंजाब हो गया है, हरियाणा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी ग्रीन रेवोल्यूशन जो यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था, जब हमने HYV सीड्स यहाँ पे यूज़ करे थे, उसकी वजह से दे नीड टू बी इरीगेटेड कंटिन्यूसली, तो उस ओवर इरीगेशन में ओवर वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है, एंड दिस हैज़ कॉस्ट द सेलेनियम contamination. Then again there is a nitrate contamination also. You can always mention about the nitrate contamination कि किस तरीके से नाइट्रेट जो एग्रीकल्चर रन ऑफ से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो being contaminating, is being polluting the groundwater. It's in the simple words. So that is the question. So it was again a simple question, but you have to specifically mention the location. कि अगर आप नहीं mention करोगे तो ये जो आंसर है ना, ये सिर्फ एक GS का आंसर लगेगा, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रिसेंट चेंजेस बॉट अबाउट इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इवेलुएट इट्स इम्पैक्ट ऑन द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आपको रिसेंटली जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे जो संस्थागत तंत्रों में बदलाव लाए गए हैं एग्रीकल्चर के अंदर पर्टिकुलरली, आपको उन पे बात करनी है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू टॉक अबाउट द टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। आपको जीरो बजट एग्रीकल्चर पे, ड्राई लैंड फार्मिंग पे, इन सब पे बात नहीं करनी है। व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट की लैंड मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर क्रेडिट, मार्केट अवेलेबिलिटी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, एग्रीकल्चर लिंकेज विद द इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है, किस तरीके से मार्केट पहुंच रहा है, किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग हो रही है, आपको ये सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ेगी। अब इन सारी चीज़ों का एग्रेरियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे हम एक्सपोर्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, मेगा फूड पार्क्स लगा रहे हैं, हम सी फूड पार्क्स लगा रहे हैं, किस तरीके से ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, दिस इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज। सो यू विल ब्रिंग अप ऑल दीज एग्जाम्पल्स, यू विल ब्रिंग अप ऑल दीज पॉइंट्स इनटू दैट, एंड देन यू विल इवेलुएट द इम्पैक्ट। नाउ इम्पैक्ट इज मोस्टली अ गुड इम्पैक्ट, बट देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, कि जहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा किसान वो फसल लगाना ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है दैट इज बिंग इम्पैक्ट। एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी की वजह से कंटिन्यूसली जो मोनोक्रॉपिंग हो रही है या जो कंटिन्यूशन क्रॉपिंग हो रहा है, उसकी वजह से जो सॉइल का फर्टिलिटी है, सॉइल का मॉइस्चर लेवल है, दैट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पे थ्रो अप कर सकते हो, ठीक है। अगेन अ वेरी इजी बेसिक क्वेश्चन। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज डिस्कस द कंटिन्यूइंग डिस्प्यूट ऑन वाटर शेयरिंग बिटवीन अ राइपेरियन स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पूछा है, कावेरी को मत लेके आना, गोदावरी को मत लेके आना। आप यहाँ पे क्या बात करोगे, आप यहाँ पे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात करोगे। क्यों, किस तरीके से, हिस्टोरिक या जियोग्राफिकल रीजन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल रीजन की वजह से ये वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स होता है। जैसे कि आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें दो चीज़ें लिखोगे। जैसे पहला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हियर, एक तो हमारा नर्मदा रिवर का डिस्प्यूट है, और नर्मदा रिवर का डिस्प्यूट इसके जो भी वाटरशेड एरियाज़ हैं वहाँ पे होगा, राजस्थान के अंदर होगा, MP के अंदर, गुजरात के अंदर एंड महाराष्ट्र, इनके बीच में वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। देन दी अनदर डिस्प्यूट वी हैव इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज ऑफ द रावी एंड व्यास रिवर, विच इज़ अ वेरी इनफेमस डिस्प्यूट बिटवीन दी पंजाब एंड हरियाणा. So that is another one which you will have to talk, and Rajasthan is also a little bit part of that dispute. So this is what you have to talk about. ठीक है. So इस तरीके से आपको 2-4 एग्जाम्पल्स और मिलेंगे. देन अब आप क्या करोगे, आप एक मैप बनाओगे एंड यू विल मेजर द स्टेट्स नियर बाई समवेयर एंड देन यू विल से कि इसके क्या रीज़न है. एंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, हाँ क्योंकि लाइक डिस्कस करना है आपको ये जो डिस्प्यूट है इसको. ठीक है.
थर्ड पार्ट है सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस कमेंट। भारत की मृदा संरचना और प्रक्रमों का स्पष्ट प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए। देखो, सॉइल ऑफ इंडिया की बात कर दी है ना, तो आपको क्या करना है, इंडिया में जो 6 तरह की सॉइल 7 तरह की सॉइल है वो सारे आपको यहाँ मेंशन करनी है। बट आपको 2 चीज़ों पे एम्फेसिस करना है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, क्ले टाइप की है, कोरस टाइप की है, क्या उसकी क्या वो एरिड टाइप की है, किस तरह की है, क्या स्ट्रक्चर है उसकी। देन प्रोसेस की बनी कैसे, जैसे हम लेटेराइट सॉइल की या रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, एलोवियल सॉइल की, एरिड सॉइल की, फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं, कैसे बनी है वो, प्रोसेस क्या है उसका। तो आप हर एक के लिए स्ट्रक्चर अलग से सब टॉपिक में डाल के एंड प्रोसेस अलग से सब टॉपिक में डाल के मेंशन करोगे। एंड देन यू विल हैव अ मैप ऑल्सो कि ये इंडिया में सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, which is India is bestowed with rich mineral resources due to its geological structure, correlate the above statement with the large mineral belt of the India। क्वेश्चन में, छोटे से क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात पूछ ली है आपको, पर अब हमें उस बड़ी बात को समराइज़ करना है। तो आप सबसे पहले तो बताओगे कि इंडिया जो है वो गोंडवाना प्लेट का एक पार्ट था, और उसके बाद में इंडिया में इस तरीके से फिजियोग्राफी से या फिर चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन हो, चाहे बीइंग ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना एंशिएंट लैंड हो, यहाँ पे बहुत अच्छे मिनरल्स हैं। नाउ इंडिया में उसके बेसिस पे मिनरल को, इंडिया को डिफरेंट मिनरल बेल्ट में बांटा गया है। जैसे कि हमारा एक बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है, एक हमारा साउथ वेस्ट बेल्ट है, एक नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे कौन से एरिया आ जाएंगे, जैसे कि छोटा नागपुर वाला एरिया आ गया है, उड़ीसा का एरिया आ गया है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल का एरिया आ गया है, झारखंड का एरिया आ गया है। इन सब एरिया के अंदर हमें आयरन, कोल, बॉक्साइट, मैंगनीज, माइका, इन सब का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन देयर इज़ अ साउथ वेस्ट एरिया, ठीक है, जो हमारा धारवाड़ वाला रीजन आता है, कर्नाटका, गोवा का एरिया हो गया, तमिलनाडु का एरिया हो गया है, केरल का एरिया हो गया, जहाँ पे बॉक्साइट, आयरन, मैंगनीज, लाइमस्टोन, एंड देन इन केरल वी ऑल्सो हैव द मोनजाइट एंड द थोरियम ऑल्सो। जैसे यहाँ पे कोल के भी मिलते हैं, बट कोल के जो है वो सिर्फ नेवेली कोल ही मिलता है, बाकी जगह पे कोल नहीं मिलता है। बट आयरन के, बॉक्साइट के बहुत ही बड़े मिनरल रिसोर्सेज हैं, वी हैव दी माइंस हियर। देन द नॉर्थ वेस्ट के अंदर जनरली हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि हमें राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया है, स्टोन हो गए जो नॉन मेटालिक है, टिन हो गया है, ये टंगस्टन हो गया, ये सब चीज़ें मिलती है, कॉपर हो गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे। बट मिनरल बेल्ट कुछ और भी हैं हमारी, उनको आप ऐड करोगे तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। आप यहाँ पे ऐड करोगे हिमालयन बेल्ट, डोंट फॉरगेट द हिमालयन बेल्ट, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट बेल्ट इन द अपकमिंग ईयर्स। एंड देन वी हैव वन ओशन बेल्ट ऑल्सो, जो हम प्रीशियस या फिर जिसे हम रेयर अर्थ मटेरियल्स बोलते हैं, जो हमारे नोड्यूल्स निकलते हैं ओशन बेल्ट से जो हम निकाल रहे हैं, दैट एग्जांपल ऑल्सो यू कैन गिव। एंड वन एग्जांपल ऑफ द सेंट्रल इंडिया यू कैन ऑल्सो गिव, जिसमें आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सबको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सो इस तरीके से डिवाइड करके एक मैप बना के आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे कि किस इंडिया के कौन से मिनरल बेल्ट है, कहाँ पे कौन कौन सा मिनरल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इन द ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ द इंडिया। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आई डो नॉट इवन नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। आप ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है बताओगे, कहाँ पे होती है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। अभी पर्टिकुलरली इन टू द क्लाइमेट चेंज एंड द increased drought situations, the decreased ground water level, the decreased soil moisture level, इन सब के अंदर ड्राई लैंड फार्मिंग का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज़ अगेन ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। Last question of section A is the incidence of extreme rainfall event and flash flood in the recent times have led to devastating consequences for people living in the low-lying area and the floodplains in the country। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट हो रहे हैं या जो फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, जो उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल में, अभी तो इनफैक्ट कश्मीर में हमें देखने को मिला था, ये इन सब की वजह से जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं लोग या जो फ्लड प्लेन में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लो लाइंग एरियाज़ क्या हुए कि जब रिवर निकल के आती है, बड़े एरिया हाई एल्टीट्यूड एरिया से निकल के जब प्लेन एरिया पे आती है, तो ये जो एरिया जहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको बोला जाता है लो लाइंग एरियाज़, ठीक है। फ्लैश फ्लड यहाँ पे हुआ, ठीक है। एंड देन फ्लड ऑल्सो हैपनिंग हियर,
जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स में हम इसे क्लाउड ब्रस्ट भी बोल सकते हैं, हम अनदर एग्जांपल वी कैन टेक इज़ दी फ्लैश फ्लड ऑल्सो वी कैन टेक। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक नहीं होता है बट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इनकी वजह से जो अपर एरिया के अंदर, अपर कैचमेंट एरिया के अंदर जो पानी एक्यूमुलेट हुआ है वो इवेंचुअली बह के नीचे आएगा और अपने साथ में लॉट्स ऑफ सेडिमेंटेशन एंड इरोडेड मटेरियल लेके आएगा। सो दे विल ऑल्सो डायरेक्ट इवेंचुअली कम टू द लो लाइंग एरियाज। तो आपको फ्लड प्लेन एरिया या लो लाइंग एरिया में, हाई एल्टीट्यूड या अपर कैचमेंट एरिया में जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है उस पर बात करनी है। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी सेक्शन बी, अगेन फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट है। पहला पार्ट बोल रहा है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ऑन द लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो किसका पूछा है, GS2 का या GS3 का क्वेश्चन पूछा गया है। बट क्योंकि हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि अगर फॉरेस्ट राइट के बारे में बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, लोकल कम्युनिटीज़ की, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो पेपर 2 में जो ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ा है सेटलमेंट के अंदर, कल्चरल सेटिंग के अंदर, उसको यहाँ पे लेके आएंगे। एंड जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ी है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। देन वी विल लिंक कि केरल में ये ट्राइबल, छत्तीसगढ़ में ये ट्राइबल, उड़ीसा में ये ट्राइबल, झारखंड में ये ट्राइबल, राजस्थान में ये ट्राइबल, इन सारी ट्राइबल को फॉरेस्ट राइट एक्ट से कैसे बेनिफिट हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। क्वेश्चन ओवरऑल कंटेंट सेम है, कंटेंट डिफिकल्ट नहीं है, बट ये जो आप एग्जाम्पल पुट करोगे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बी वी हैव, कैन दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन प्ले अ रोल इन ग्रास रूट लेवल प्लानिंग इन इंडिया। देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, GS2 का क्वेश्चन है ना, बट दिस इज़ नॉट GS2, दिस इज़ पेपर 2। नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे, आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स पुट करोगे। आप एग्जाम्पल पुट करोगे केरल का, आप एग्जाम्पल पुट करोगे हिमाचल का, आप एग्जाम्पल पुट करोगे हमारी जो AMPM जो है हमारा, उसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एग्जांपल पुट करोगे, आप राजस्थान का एग्जांपल पुट करोगे, दैट हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो अब आप ग्रास रूट लेवल प्लानिंग क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर ये है रीजनल प्लानिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल की, विच इज़ बॉटम टू टॉप अप्रोच के बारे में बात करते हैं। सो दैट यू विल हैव टू मेंशन हियर कि किस तरीके से वहाँ पे चाहे वाटरशेड प्लानिंग हो, चाहे ड्राईलैंड फार्मिंग हो, किस तरीके से फार्मर्स, द पीपल हु आर लिविंग देयर कैन डिसाइड their own fate, ठीक है। If yes, discuss how, simple question. Another question, discuss the significance of new ports on the western Ghat of India on the external trade of country। देखो, आप अगर कभी जब हम पढ़ते हैं तो हम जब न्यू पोर्ट की बात करते हैं, विच मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दी infrastructure, we are talking about building a new infrastructure, a very huge humongous infrastructure there। we are also talking about कि किस तरीके से aquatic life डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगा। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ रहा है कि एक्सटर्नल ट्रेड में क्या इम्पैक्ट रहेगा। अब जब हम नए पोर्ट ओपन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट रहेगा हमारा, ठीक है। तो आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालोगे, आप डालोगे कि ये जो हमारा मेन सी रूट है उसके साथ में अटैच, उसके साथ में ही उसको कनेक्ट करता है, नॉट अटैच होता है, सॉरी, उसको कनेक्ट करता है, तो आप इसको मेंशन करोगे। अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैप बनाना है इसमें। How would decline in total fertility rate below the replacement level in many states of India affect the future population structure of the country? Population structure की बात हो रही है, का मतलब है कि population pyramid की बात हो रही है। Total fertility rate पे जाने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे the population of चाइल्ड विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, दी अडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे डिपेंडेंसी रेशियो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड इनटू द पॉपुलेशन सेटलमेंट, पॉपुलेशन जियोग्राफी, दैट विल कम हियर। तो आप इसमें एग्जांपल दोगे। टोटल फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल किन स्टेट्स की हो गई है? सदर्न स्टेट्स की हो गई है। इसकी वजह से 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर भी ये इशू पुटअप करा गया था, दैट वाज अ टसल बिटवीन द नदर्न स्टेट्स एंड द सदर्न स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट हमने इतनी मेहनत से कम करी है बट उसका इम्पैक्ट हमें नहीं मिल रहा है। So I'm just giving you a pretext of that, but what you have to mention is the population theories in here, ठीक है। Another question is कालापानी dispute has opened a new front on the India-Nepal international border, explain। अब ये 2020 में हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ओपन a न्यू फ्रंट, एक नया मोर्चा खुला है इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पे, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो आप मैप बनाओगे, आप दिखाओगे कि काला पानी कहाँ है। लेट मी शो यू इन हियर।
यहाँ पे काला पानी है, ठीक है। तो इशू डिस्प्यूट क्या हुआ था, ये उत्तराखंड के अंदर आता है, बट नेपाल ने बोल दिया था कि ये जो काला पानी है ये नेपाल की सोवरेन स्टेट के अंदर, नेपाल की सोवरेन स्टेट के अंदर आता है। एंड इंडिया, ऑब्वियसली से बात है, इंडिया डिक्लाइंड इट। तो अब हम क्या बात करेंगे कि नया क्या बोल दिया है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। देन दैट एंड्स विद द कंपल्सरी क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन 2 के सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। Why do disparities in development and income between regions persist in large countries like India? How does the recent ADP plan address the issues? So, what is ADP? If you know, you know it. If you don't know it, this half question is gone. This is the aspirational district planning. You remember the aspirational district planning जो नीति आयोग ने स्टार्ट करा था? You definitely know about that. बट इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन को आप 10-10 नंबर में डिवाइड करके आधे आधे में लिखोगे। Why do disparities in development and income between the regions persist in large countries? लार्ज कंट्रीज़ के अंदर आप यहाँ पे क्या लेके आओगे, लिमिट ऑफ ग्रोथ लेके आओगे, आप ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, इन सब का लेके आओगे कि किस तरीके से वो स्प्रेड होता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इट्स डिटेल आई देखो, अभी इसको करने के बाद में दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू और टेकिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गिविंग यू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को मॉडल आंसर के साथ में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ये समझो कि बड़ी कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके से एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ डेवलपमेंट लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, सब तरह की फिजिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड इवन रिसोर्स डाइवर्सिटी ऑल्सो। कहीं पे मिनरल्स हैं, कहीं पे मिनरल्स नहीं है, कहीं पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत है, कहीं पे बिल्कुल वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं पे मनी बहुत ज़्यादा है। यू नो दीज पोर्ट एरियाज दे हैव कनेक्टिविटी टू द आउटर एरियाज, बट अदर एरियाज डू नॉट हैव। सो देर आर a lot of reason why do disparities exist into these areas, and it is not like that कि India has not tried to the fill in the gap between these reasons for the imbalance, but ये जो हम ग्रोथ पोल की, हम ग्रोथ सेंटर की बात करते हैं, ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। इंसेंटिव दिए गए थे इंडस्ट्रीज़ को, बट इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सो दैट वुड बी योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर जो रीसेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है, आप उसको बताओगे कि उसमें इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। पहले आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करोगे एंड देन यू विल पुट सम एग्जाम्पल्स एंड देन यू विल फिल इट, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा सा अगर 10 सेकेंड पे क्वेश्चन को सोचोगे देन इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ IRNSS नाविक प्रोग्राम ऑन द सैटेलाइट नेविगेशन इन इंडिया। अगेन ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि ये टॉपिक ना पुराना होता गया है, बट आप देखोगे अगर UPSC में कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो प्रीलिम्स में, या GS1 में, या GS3 के अंदर, या फिर अब तो ऑप्शनल में पूछ लिया गया है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। Then we have examined the role of high population concentration in Indian slum in making them more vulnerable during the pandemic conditions like COVID-19. अब यहाँ पे स्लम की बात हो रही है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लम कहाँ पे हैं, पहले तो आप वो बताओगे, ठीक है। तो आप मुंबई का एग्जांपल दोगे, दिल्ली का एग्जांपल दोगे, बेंगलोर का एग्जांपल दोगे, आप कोलकाता का एग्जांपल दोगे, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है इंडियन स्लम्स के अंदर। देन वाई इट वॉज वनरेबल। अब वनरेबिलिटी में सब चीज़ें आएंगी, एक्सेसिबिलिटी भी आएगी, अवेलेबिलिटी भी आएगी, द क्लोजनेस भी आएगी, प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर हाउसेज। अब यहाँ पे आप मॉर्फोलॉजी की भी बात कर सकते हो, आप यहाँ पे सिटी प्लानिंग की बात कर सकते हो, अर्बन प्लानिंग की बात कर सकते हो, आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ की बात कर सकते हो। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी वाइड एरियाज, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो, बट इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। आपको जब भी ऐसा लगे, देखो अगेन दिस इज़ वन क्वेश्चन विच इज़ अगेन रिलेटेड टू GS पेपर, बट इसको हम क्या करेंगे, हाउ वुड मेक इट जियोग्राफी, हम एक मैप बनाएंगे, हम उसमें जहाँ जहाँ पे इंडिया के स्लम्स हैं विच वी स्टडी इनटू दी सेटलमेंट पोर्शन इन इंडिया, हम उनको शो करेंगे एंड देन फिर हम उसमें बताएंगे कि यहाँ पे ये चैलेंजेस थे, उसकी वजह से वनरेबल कंडीशंस थी। रोल ऑफ हाई पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन का क्या था पेंडेमिक कंडीशंस के अंदर।
All right. Coming to another question, which is our question number 7, second last question. इसमें part 1 है, discuss the salient characteristics of industrial complexes in Western Ghat, examine the impact of SEZ policy on this region. Again a very simple question, but आपको क्या करना है, आपको लोकेशंस मैप देना है, लोकेशन देनी है, नाम देना है एंड उसके साथ में एग्जाम्पल्स पुट करने हैं आपको, ठीक है. बाकी वही सिंपल है कि जो वेस्टर्न घाट में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके क्या सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक है. Coming to another question, discuss the emergence of linguistic regions and states in India. Again GS1 का क्वेश्चन है, बट हमें फिर से मैप और लोकेशंस देना है इसके अंदर. What are the drivers of urban sprawl around the major cities of the country? How have new investments in transport projects supported sprawl development? Urban sprawl क्या होता है कि अर्बन एरिया धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलता है, बट अर्बन स्प्रॉल में एक खूबी ये होती है कि ये सिर्फ चारों तरफ इक्वली नहीं फैलेगा. जहाँ पे इसे रोड दिखेगी, जैसे अगर यहाँ से हाईवे जा रहा है तो यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई नया रिवर है तो यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा. ये इक्वली स्प्रेड नहीं होता है चारों तरफ, ये अर्बन स्प्रॉल का खूबी होता है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपसे कैसे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बन रहे हैं. जैसे कि अभी आप रिसेंटली आप देखोगे कि बहुत अभी इस गवर्नमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. हाईवेज बहुत बन रहे हैं, स्टेट वेज बहुत बन रहे हैं, एंड देन देयर आर वेरी न्यू कॉरिडोर्स आर ऑल्सो कमिंग अप. अब ये ट्रांसपोर्ट के अंदर आप सब ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, आप रेलवे की बात करोगे एंड आप रोड की भी बात करोगे एंड आप पाइपलाइन की भी बात करोगे, ठीक है. इन सारे ट्रांसपोर्टेशन वेज का बात करोगे आप, एंड देन यू विल सी कि किस तरीके से अर्बन स्प्रॉल इंक्रीज हो रहा है. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एग्रो क्लाइमेटिक एंड लैंड कैपेबिलिटी इंडिकेटर असिस्ट इन मैक्रो एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेट विद एन अप्रोप्रिएट मैप. अब ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के तो मुझे भी लगा कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट अगर फिर से पढ़ोगे तो क्वेश्चन सिंपल है. एग्रो क्लाइमेटिक और लैंड कैपेबिलिटी इंडिकेटर जो है, एग्रो क्लाइमेटिक का मतलब क्या हुआ है कि आप एग्रीकल्चर को क्लाइमेट से लिंक कर रहे हो, ठीक है. जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग हो रहा है, जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम. एंड लैंड कैपेबिलिटी एग्रीकल्चर में किसको बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम. सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, वहाँ पे किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है. एंड रिचार्ज ऑफ सॉइल कैसे होता है, रिचार्ज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कैसे होता है, नॉट सॉइल सॉरी. ये इंडिकेटर असिस्ट इन दी मैक्रो एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, विच मीन्स कि जब आपको ये पता है कि कैपेबिलिटी इतनी है, क्लाइमेट इतना है, इस तरह का एग्रीकल्चर या इस तरह का प्रोड्यूस अगर यहाँ पे कल्टिवेट होता है तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा. देन हाउ यू रीजनलाइज इट, किस तरीके से आपको ये हेल्प करता है, इलस्ट्रेट विद एन अप्रोप्रिएट मैप, मैप के साथ में आप इसे दे सकते हो. नाउ दिस क्वेश्चन हो सकता है कि अभी आपको एक्जैक्टली समझ नहीं आ रहा हो, बट व्हेन वी विल डू दी डिटेल्ड एनालिसिस आई पुट दी मॉडल आंसर्स ऑल्सो, आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हाट दैट इज़, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. डिस्कस द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड इन द इंडो पैसिफिक रेल्म विद द रेफरेंस ऑफ द मरीन ट्रेड इन द रीजन. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट दैट हाई फाई क्वेश्चन. जब हम पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें क्वाड के बारे में भी हमने बात करी है. Evaluate the role of National Food Security Act 2013 in providing access to food to the poor in India. ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है, ये GS1 में भी पूछा गया है, ये GS3 में भी पूछा गया है. अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन यू हैव टू डिस्कस विद द लोकेशनल थ्योरी, लोकेशन के साथ डिस्कस करके करना होगा आपको. एनीहू, दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ पेपर 2. पेपर 2 को ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो काफ़ी इस बार करंट के साइड पे आया है. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड थे, लॉजिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी कम है, बट अगर इवन दो इट इज़ ऑन द करंट बेसिस, बट पेपर काफ़ी सिंपल है. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं. बट एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप किसी भी मैगजीन से पढ़ते हैं, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो या जो आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो, आप अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप इस चीज़ को अपने ऑप्शनल में कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इस लोकेशन को अपने ऑप्शनल में कहाँ डाल सकते हो. प्लीज़ रिमेंबर दैट. तो ये जो GS2 का पेपर है ना, सॉरी पेपर 2 का जो पेपर है, ये पेपर 2 बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप सिर्फ करंट अफेयर को जियोग्राफी से लिंक करना स्टार्ट कर दोगे तो. बहुत ही सिंपल है. बस आप मैप बनाओ, लोकेशंस डालो, एग्जांपल्स दो, केस स्टडीज़ दो. अब यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प आता है जियोग्राफी एंड यू मैगजीन का, योजना एंड कुरुक्षेत्र का भी, क्योंकि ये मैगजीन्स में कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं जिनमें केस स्टडीज़ करी हुई होती हैं, तो आप उन केस स्टडीज़ में से उठा के अपने पेपर में एक आंसर में उसको पुट कर सकते हो.
तो आप ज्योग्राफी एंड यू या योजना एंड कुरुक्षेत्र का हेल्प ले सकते हो, विच यू शुड टेक, एंड एनी ज्योग्राफी एनी करंट अफेयर मैगजीन यू कैन ऑल्सो यूज फॉर दैट. ठीक है. वेल, दिस इज इट. नेक्स्ट फॉर द पेपर 1 and paper 2 we are having a very detailed analysis discussion for that, and also as I must remind you, we are also having a Zoom session tonight at around 7 o'clock probably. आप एक बार ओनली IAS टेलीग्राम चैनल पे या ओनली IAS ज्योग्राफी पे आप देख लेना. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कोर्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द कोर्स, आप ओनली IAS ज्योग्राफी @gmail.com पे मेल कर सकते हो हमें, या फिर अगर आप मुझे पर्सनली अप्रोच करना चाहते हो तो little_simple_बुद्धा पे आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग इन द ज्योग्राफी ऑप्शनल. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल टेक इट, या फिर आप डिस्कशन बॉक्स में डाल सकते हो, वी कैन टेक इट देयर ऑल्सो. दैट इज़ इट. आई विल सी यू गाइज इन सम अदर डे. बाय बाय.